रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Adventures are the best way to learn. Come and be a part of Purple Fest in Panji, Goa from 6 to 8 January 2023 and add a piece of adventure to the book of your life. Hurry up! The last date for registration is 20th December. Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज रविवार का दिन और समय है आज डिसेबिलिटी पर बात करने का, एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने का, एक नई किताब के बारे में बताने का। आज हम आपको इस शो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में बात करेंगे एक किताब के बारे में जो हमारे दोस्त ने लिखी है, उस किताब के बारे में जानेंगे, और दूसरे मरहले में हम जानेंगे एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस एरिया में काम कर और क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। मुझे याद है कि 2014 में जब हमने रेडियो स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग जब डिस्कशंस में आते थे, बातचीत होती, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो बहुत कम लिखते हैं, हमारे पास लिटरेचर की भी कमी रहती है और बहुत सारी किताबें मार्केट में नहीं आती, इनफैक्ट बहुत कम आती। लेकिन धीरे धीरे जैसे दौर बदला और अभी हम देख रहे हैं कि काफी विजुअली इम्पेयर्ड भी किताबें लिख रहे हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। उसी कड़ी में हमने सोचा कि आज का शो किया जाए, आपको ऑथर से मिलाया जाए। अगर आप लोग भी इस फील्ड में हैं तो आप उनसे टच में आ सकते हैं, सीख सकते हैं। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है कि इस किताब को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि और लोग इस फील्ड में आ सके, वो भी किताबें लिखे और एक लिटरेचर के साथ साथ एक करियर भी कई लोगों का ये बन सके। और हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। संदीप भाई हैं हमारे साथ। संदीप भाई IIT रुड़की से ग्रेजुएट हैं, आर्किटेक्ट हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, चैप सिविक हेल्प एंड प्रोग्रेस, उसके को फाउंडर हैं। संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। और हमारे साथ अर्पणा जी हैं, वो फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की और साथ ही साथ एडवोकेट हैं और वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। यूनाइटेड नेशन में भी पॉलिसी मेकिंग में वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। अर्पणा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप भाई, आपको काफी लोग तो काफी लिसनर हमारे जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने बारे में हमारे जो नए लिसनर्स हैं उनको बताएं। जी जरूर। तो जैसा कि दानिश भाई ने बताया कि IIT रुड़की से मैं आर्किटेक्चर ग्रेजुएट हूँ और मैंने फील्ड में कुछ अच्छा काम भी किया है आर्किटेक्चर में, और इसके अलावा लिखने पढ़ने का मुझे हमेशा से शौक रहा है। तो मैं जुवेनाइल डायबिटिक रहा हूँ, बचपन से डायबिटीज रही है मुझे। उसके असर के कारण धीरे धीरे विजन कम हुई एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आया जबकि मुझे अपना करियर पाथ चेंज करने की जरूरत आई और राइटिंग ऑलवेज बीइंग अ पैशन, तो एक नेचुरल सा रास्ता बना मेरे लिए राइटिंग प्रोफेशन आने के लिए। यहाँ से मैंने शुरुआत जो की वो थी ट्रांसलेशंस और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स और कविताएं लिखकर। फिर फैमिली और फ्रेंड्स ने मुझे इनकरेज किया, इंस्पायर किया कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जिससे कि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले, कुछ लोगों को एक नई जानकारी मिले। तो मैंने एक नॉवल लिखा जो मेरा पहला नॉवल था, अनन्या। ये एक फिजिकली डिसेबल्ड लड़के के बारे में थी जो कि काफी प्रतिभावान होने के बाद भी जब उसका एक्सीडेंट होता है और एक पैर वो खो देता है अपना, तो उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे लोगों का नजरिया उसके लिए बदल जाता है और कैसे कुछ हद तक उसका नजरिया भी लोगों के लिए बदल जाता है। तो उसके ये जीवन की कहानी थी, उसके एक्सीडेंट के पहले और बाद की, और उसके जीवन में एक इंस्पिरेशन आता है एक नन्ही सी लड़की के रूप में जो कि उसको बताता है कि सिर्फ एक पैर खो देने से उसकी प्रतिभा खत्म नहीं हो गई है और उसे हताश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, अपने जीवन में और बहुत कुछ करना चाहिए। और इससे प्रेरणा पाकर वो सब कुछ कर बैठता है जो पहले नहीं किया होता है। इसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का
और इसके बाद मेरी एक और जर्नी शुरू हुई राइटिंग में पूरी तरह से, जहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, ट्रांसलेशंस भी करता हूँ। और यही करते करते इस दौरान एक बार मौका मिला और मुझे सौभाग्य से दूसरों की जिंदगी में भी कुछ कर गुजरने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया। तो यहाँ पर शुरुआत में मैंने काम किया फैक्ट्री वर्कर्स जो कि एक्सीडेंट्स में अपने अंग खो देते हैं, एक संस्था थी जो उनके लिए काम करती थी, मैं उनके साथ जुड़ा और धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती रही। फिर एक दिन अपर्णा से मेरी मुलाकात हुई और फिर आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हमने सिविक हेल्प एंड प्रोग्रेस फाउंडेशन या चैप फाउंडेशन हम उसको बोलते हैं, हमने उसकी शुरुआत की। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपर्णा आपसे बात करेंगे उसके बारे में। इसी बीच में मैंने देखा कि अभी भी समाज में बहुत कुछ जुटाने के बाद भी विकलांगों के प्रति नजरिया काफी हद तक पुराना ही है। इसको कहना चाहिए कि बेचारे, इनको तो हमेशा सहायता की जरूरत है, इनको तो हमदर्दी की जरूरत है। और अगर हम अपने बोलचाल की भाषा में भी देखें तो ऐसे इतने सारे मुहावरे, इतनी कहावतें इस्तेमाल होती हैं विकलांगों के बारे में जो कि बड़ी डिमीनिंग है। मुझे लगता है कि लोग अभी भी समझते हैं कि ये लोग किसी लायक नहीं है, उनको सिर्फ सहारे की जरूरत है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं, टर्निंग अ ब्लाइंड आई, डायलॉग ऑफ डम, फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, पैरालाइज्ड इकोनॉमी, या अगर हिंदी में बात करें तो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, अंधों में काना राजा, अंधे के सामने रोए अपने नैन खोए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि हमें समाज को कुछ जागरूक बनाने की जरूरत है कि डिसेबल्ड कम्युनिटी को उनकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, उनके विश्वास की जरूरत है। हमें सिंपैथी की जरूरत नहीं है, हमें एम्पैथी की जरूरत है। हमें सहारे की जरूरत नहीं है, हमें मौकों की जरूरत है, हमें अवसरों की जरूरत है। और हमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, हमें भी उतनी ही प्रतिभा है, हमें उतनी ही विल है, हमें उतना ही डिटर्मिनेशन है। और पिछले 10 सालों में, 12 सालों में काफी सारे युवा मित्र भी मेरे साथ जुड़े रहे हैं और मैंने देखा कि उनमें कितना ही ज्यादा विल है आगे बढ़ने की, कितने ऊंचे सपने हैं उनके, कितने एस्पिरेशंस उनके गगनचुंबी। तो मुझे लगा इस पे मुझे कुछ लिखना चाहिए। और विशेषकर अगर विजुअली इम्पेयर्ड समुदाय में की अगर लड़कियों की बात करें, वो भी भारतीय समाज में, उनके लिए तो मानते हैं कि बस वो बेचारी किसी तरह से किनारे लग जाए तो बहुत है। बट मेरे संपर्क में ऐसी कितनी ही युवा मित्र हैं जिनके एस्पिरेशंस बहुत ऊंचे हैं और उनमें हिम्मत भी है और प्रतिभा भी है उनको पूरा कर देने की। तो मैंने इन्हीं मित्रों के कैरेक्टर से मिलाकर एक कैरेक्टर बनाया जिसका नाम है आरुषि, और इस किताब का नाम रखा मैंने आरुषि, सूर्य की पहली किरण। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की कितनी झलक है इसमें। सारे चैलेंजेस के बाद भी आप कभी हिम्मत नहीं आते और आपने जो अपने लिए मकसद चुना है आप हमेशा उसकी तरफ बढ़ते रहते। दानिश भाई, ये संक्षेप में था मेरे बारे में। जी अर्पणा जी, इससे पहले कि मैं संदीप भाई से आगे इस किताब के बारे में और बातें करूं, थोड़ा सा आप भी अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। जी, मैंने दिल्ली में ही मैं पली बड़ी और अपनी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल बाराखंबा से करी। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, फिर वकालत करी। जब कोर्ट्स में काम करती थी, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में मैंने काम किया, तो अक्सर ऐसा एहसास होता था कि जिन्हें जस्टिस चाहिए वो शायद इधर का रास्ता देख भी नहीं पा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि क्या प्रोसीजर है उधर तक पहुंचने का। क्योंकि मैं कई संस्थाओं के साथ वॉलंटियर करती थी, उस समय भी सबर्ब्स में दिल्ली में पढ़ाती थी और फूड डोनेशन ड्राइव्स में भी जाती थी। स्कूल के जमाने से ही वॉलंटियरिंग शुरू कर दी थी। तो और मेरी माता जी जो है वो डॉक्टर है, तो कम्युनिटीज में जाकर के पोलियो ड्रॉप पिलाना मुझे काफी सेटिस्फैक्शन मिलती थी ऐसा करके। तो जब धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि कागज पे जो लिखा है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए एनजीओ बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो भी इनके फेवर में कितने सारे ऑर्डर्स और जजमेंट्स पास हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन। लेकिन एक्चुअल में क्या है, फिर भी बहुत स्ट्रगल्स हैं डिसेबल्ड के लाइफ में, ऐसे ट्रांसजेंडर हैं। तो मैं हमेशा से इम्प्लीमेंटेशन साइड पे काम करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना प्रोफेशन और अपना पर्सनल पैशन लॉ से पॉलिसी के साइड पे आती गई।
मैंने कुछ रेस्टलेस डेवलपमेंट, सेफ इन इंडिया फाउंडेशन, कुछ ऐसी जानी मानी एनजीओ के साथ काम किया। फिर मैं गांव हिमाचल के पहुंची थी ऐसे घूमने। वहां पे मैंने बच्चों को पढ़ा रही थी। वहां पे मैंने देखा कि बच्चों में कोविड की वजह से, गांव के बच्चों में, हिमाचल के गांव के बच्चों में, आई एम श्योर हर गांव के बच्चों में ऐसा ही यही एविडेंट दिखता होगा, वो बोलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, जैसे उनके मुंह से जुबान ही छीन ली हो। तो वो चीज मुझे बहुत पेन पॉइंट हुई। एंड जब मैंने संदीप जी से बात करी, संदीप जी याद करेंगे अगर, तो उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। और एक तरह से मैं अपने आप को बहुत डिसेबल्ड महसूस कर रही थी कि मैं इनको कैसे सहारा दे सकती हूँ, ये जो जुबान जो बोल नहीं रही है सब कुछ होने के बावजूद। तो हमने एक चैप को स्थापित किया और उसके बाद एक कल्चरल शो होस्ट किया था अप्रैल में, शोभला बाड़ा के नाम से। वो 2 दिन का कल्चरल शो था जिसमें स्टिचिंग, निटिंग, क्रोशिया कंपटीशन था महिलाओं के लिए, और बच्चों के लिए सिंगिंग, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स थे, फिटनेस कॉम्पिटिशन्स थे और कल्चरल वॉक्स थी। तो ये थोड़ा सा विस्तार में हमारे बारे में। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई। अब हम बात करते हैं कि अभी जो आपकी किताब आई है, आपकी पहली किताब आई थी अनन्या, और दूसरी अभी आपकी हाल ही में किताब आई है आरुषि, सूर्य की पहली किरण। तो इसमें आपने एक एंगल अपनी बिगनिंग में बताया है। अब थोड़ा सा हमें डिटेल्ड इसके बारे में बताएं कि ऑब्जेक्टिव तो आपने बता दिया, कितनी मेहनत लगी और ये आइडिया कैसे आया, कितने लोगों की मेहनत है, कितना टाइम लगा इस बुक को लिखने में? आप मेहनत तो इसमें दानिश भाई मैं कहूँगा कि आप सबकी है, क्योंकि आप लोगों के साथ संपर्क में आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि अपनी तरफ से भी मुझे बहुत कुछ करना चाहिए जिससे कि समाज और विकलांग समुदाय के बीच में जो गैप है वो हो सके, एक दूसरे के प्रति दोनों में जो गलत धारणाएं हैं, जो अविश्वास है, वो दूर हो। और इसको दूर करने के लिए शायद एक डायरेक्ट डायलॉग, एक सीधा संवाद होना जरूरी है। उसके साथ ही हमें कुछ किसी डिफरेंट मीडियम से वो गलत धारणाएं, वो भ्रम दूर करने की भी जरूरत है। मुझे लगा कि लोगों को लेक्चर देने से ज्यादा अच्छा होगा कि अगर एक कहानी के फॉर्म में हम उसको प्रस्तुत करें, जिससे कि लोग थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें भी उसे, और उसके साथ साथ उनको समझ में आता जाए कि वो कहाँ कहाँ गलत धारणाएं बनाए बैठे हुए हैं विकलांगों के लिए, और उनकी धारणा के विपरीत कितनी ज्यादा प्रतिभा है, कितना ज्यादा पोटेंशियल है इन लोगों में। तो मैंने एक पात्र बनाया जिसका नाम है आरुषि। आरुषि जो कि काफी कम उम्र से अपनी विजन खो बैठी है, लेकिन उसके मन में गगनचुंबी सपने पल रहे हैं और उसमें हिम्मत है। अब उसके आगे आने वाली जो भी बाधाएं हैं उसको उनसे लड़ के आगे बढ़ने की। तो उसके आरंभिक जीवन से, उसके पढ़ाई के समय, उसके बाद उसकी नौकरी में उसे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो उनको किस तरह से दूर करती है। तो ये जो मेरे सारे दोस्त रहे हैं उनसे बात करते हुए मुझे समझ में आया कि कैसी कैसी चुनौतियाँ, कैसी कैसी मुश्किलें सामने आती हैं और उनको हमारे मित्र किस तरह दूर करते हैं और किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इसको ढाल कर मैंने एक कहानी बनाई है, ये आरुषि, सूर्य की पहली किरण। और इसमें मैंने एक और पक्ष लिया है दानिश भाई, जो कि अनफॉर्चुनेटली जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो कई बार लोगों के मन में ये एक गलतफहमी होती है कि विकलांगों के मन में जो एक सहज भावना जो होती है, जो प्रेम वाली भावना, वो शायद नहीं होती है या बड़ी दबी होती है। तो मैंने इस कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब भी बिल्कुल वैसे ही इंसान हैं, हमारे मन में भी वही भावनाएं हैं जो बाकियों में होती है। हाँ, इसमें मैंने दिखाया है आरुषि को कुछ रिजेक्शन भी मिलते हैं अपनी लाइफ में, ओनली बिकॉज शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें कितना पोटेंशियल है, वो अपने बाकी साथियों से कितनी बेहतर भी है। लेकिन फिर भी जब इस तरह की बात आती है तो कई बार उसके जो कंपेनियन होते हैं पीछे हट जाते हैं कदम, इस डर से कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, उसके साथ लाइफ कैसे बिताई जाती है। जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये पढ़ने से काफी लोग अपने आप से रिलेट कर पाएंगे इस किताब को, ये क्योंकि हर विजुअली इम्पेयर्ड की कहानी मोरलेस सेम है। कितना समय लगा आपको इस किताब को लिखने में? दानिश भाई, इसमें समय तो मुझे काफी लग गया, मतलब एक्चुअली करीब 4 से 4.5 साल लग गए मुझे पूरा लिखने में। बट उसका रीजन ये भी है कि मैं हर बार स्टोरी लिखने के बाद कुछ मित्रों से अपने साझा करता था इसको और उनके फीडबैक लेता था।
और आई मस्ट से कि फीडबैक बड़े अच्छे मिले मुझे, और उसमें मुझे कई जगह लगा कि इसमें मुझे परिवर्तन करना चाहिए। मैं परिवर्तन करते करते मैं अंततः मेरे ख्याल से करीब 5वां वर्जन था ये मेरा फाइनल वर्जन है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी काफी तराशा हुआ है, तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये कैसे हमारे रीडर्स इसको पढ़ सकते हैं, कहाँ पे अवेलेबल है, क्या कॉस्ट है? अभी तो दानिश भाई ये सिर्फ प्रिंट वर्जन में आया है, लेकिन पब्लिशर से हमारी बात हुई है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि विद इन 2 वीक्स वो इसके ऑडियो वर्जन में काम करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 से 2 महीने के अंदर हमको डेफिनेटली ऑडियो वर्जन मिल जाना चाहिए। तो कोई ई बुक या किंडल पे अवेलेबिलिटी? किंडल पे तो मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट मंथ ही आ जानी चाहिए, लेकिन किंडल पे हिंदी का मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि उसकी रीडेबिलिटी कितनी होती है। हाँ, क्योंकि अनन्या में एक्चुअली ये थोड़ा मुझे चैलेंज आया था सामने कि मैं उसका किंडल चाहता था, लेकिन वो उस समय उन्होंने बोला था कि हिंदी में हम नहीं बना पाएंगे, इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में नहीं। इंग्लिश में आ जाए, इंग्लिश में तो अवेलेबल हो जाएगा ना किंडल पे। हाँ, बट इंग्लिश के लिए तो अभी पहले उसका इंग्लिश वर्जन बनाना पड़ेगा ना। अभी तो हिंदी में ही है। ओके, हाँ जी। तो अभी किंडल में भी मुश्किल है। तो बेसिकली जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, करीब 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, और ऑडियो फॉर्म में ये आप अवेलेबल करवाएं। जी। चलिए, तो लिसनर्स बहरहाल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जब भी ये किताब आएगी तो हम डेफिनेटली आपको सूचित करेंगे इसके रिगार्डिंग। दानिश जी, मैं आपके लिसनर्स से एक बात जरूर कहना चाहूंगी जी। मैं उन रीडर्स में से हूँ जो अंग्रेजी पढ़ने के आदत से मजबूर है। हिंदी पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन अब मैं आरुषि को धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, और जितनी धीरे धीरे पढ़ती जाती हूँ उतना मेरा डिसेबिलिटी को समझने का तरीका, थॉट प्रोसेस इवॉल्व होता जा रहा है। और हमारी हिंदी जो है वो मातृभाषा है, तो एक तरह से इम्प्रूव भी हो रही है, जिससे हमारा टच छूटता जाता है। तो मेरी जो परसेप्शन है इस किताब के बारे में एज अ रीडर, कई सारी ऐसे लाइफ चैलेंजेस होते हैं जो डिसेबल्ड लोगों के बारे में हमें नहीं समझ में आते, जैसे उन्हें नहीं आते, या फिर हमें हमारे साथ जो होते हैं उनके भी लाइफ चैलेंजेस नहीं समझ में आते, तब तक हम पूछते नहीं है। कोई उदास होता है तो हम पूछते हैं ना, उदास क्यों हो। ऐसे ही ये किताब डिसेबल्ड लड़कियों के लाइफ के चैलेंजेस, ड्रीम, एस्पिरेशन, उनके बारे में एक परछाई है, आईना है, जो अगर हम पढ़ते हैं तो हम सोसाइटी को ज्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो एक जरिया है ये किताब सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने के लिए। तो विजुअली इम्पेयर्ड से ज्यादा मैं बोलूंगी भगवान ने जिनको आंखें दी हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसे पढ़ें, सो दैट सोसाइटी हमारी इंक्लूसिव बन पाए। जी। तो जो प्रिंट वर्जन है वो कैसे अवेलेबल होगा? अमेज़न से मिल जाएगा? प्रिंट वर्जन का अमेज़न लिंक भी, और प्लस एक और लिंक मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन लिंक्स को शेयर कर दूंगा। तो लिसनर्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो किताबें पढ़ते हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो उन तक इस सूचना को पहुंचाएं ताकि वो लोग इस किताब का लुत्फ उठा सकें। संदीप भाई, आपकी जो पहली किताब आई थी अनन्या, उसमें भी डिसेबिलिटी को आपने हाईलाइट किया था और इसमें भी किया है। तो पहली किताब की कितनी किताबें आपकी लगभग बिकी, और क्या लोगों के फीडबैक आए उसको पढ़ने के बाद, पर्टिकुलरली नॉन डिसेबल्ड लोगों के? नॉन डिसेबल्ड लोगों के दानिश भाई बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे उसमें। और आपको मैं बताऊं कि कुछ लोगों ने तो मुझे फोन करके बोला कि आपने हमारी आंखें खोल दी, हम तो सोच ही नहीं पाते थे कि इस तरह की चैलेंजेस आ सकते हैं एक डिसेबल्ड बंदे की लाइफ में। और उसके साथ वो जिस तरह से लड़ता है बाद में उससे, उसमें उसने लोगों को बड़ा इंस्पायर किया। खासतौर पे मुझे याद है कि एक फ्रेंड थे उन्होंने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट किया था। उन्होंने उनको बाद में कॉल किया और बोली कि मैं पिछले 2 घंटे से इस किताब को बैठ के पढ़ रही हूँ और रोती जा रही हूँ लगातार, और मैं जो लेखक है उनसे जरूर मिलना चाहूंगी, जानना चाहूंगी और भी इसके बारे में कि ये डिसेबिलिटी के बाद की जो एक माइंडसेट होता है, जो परसेप्शन होता है, वो कैसे होता है, कितना चेंज होता है, और उसके बाद उससे किस तरह से लड़ा जाता है। क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, कि हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी टेम्पररी डिसेबिलिटी का सामना करते हैं। कभी किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, मोच आ गई, कभी किसी की आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया, सो मेनी थिंग्स। तो टेम्पररी डिसेबिलिटी तो हमारी सबकी लाइफ में आती है, उसका सामना हमको उसमें भी करना होता है, हालांकि वो अस्थायी होता है। लेकिन उनके हिसाब से जिस तरह से वो किताब लिखी थी और उसमें बदलाव उसके मानसिक अवस्था में पहले फिर बाद में, उसने लोगों को बड़ा प्रभावित किया था। और यहाँ पर मैं एक बच्ची का आपको बताना चाहूंगा
उसके पिताजी ने मुझे फोन किया कि ये बच्ची इतनी गुमसुम रहती है, चुप रहती है, किसी से बात नहीं करती, इसने आज तक कभी कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी। अनन्या पहली ऐसी किताब थी जो उस बच्ची ने पूरी पढ़ी, और पूरी पढ़ने के बाद उसने अपने पिता से बोला कि अंकल कौन है जो लिखी है, मुझे इनसे मिलना है, क्योंकि मैं इस कहानी से अपने आप को बहुत ज्यादा जोड़ पा रही हर तरह से। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बाद में जाके इनफैक्ट मैं पर्सनली बच्ची से मिलकर भी आया बाद में तो ये बड़े अच्छे फीडबैक मिले थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया समय ये आरुषि लिखने के लिए। जी, इसके बाद भी आपकी 2 सवाल है मेरे। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज ए ऑथरशिप, एज ए बिजनेस ले सकते हैं? क्या ये एक प्रोफेशन हो सकता है आज के टाइम पे? और दूसरा जानूंगा कि क्या अनन्या आरुषि उसके बाद नेक्स्ट तीसरी किताब क्या माइंड में चल रही है? जी, तो मैं पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। ये पिछले करीब 10 साल से मैं सेल्फ सस्टेन्ड हूँ सिर्फ राइटिंग प्रोफेशन में। तो और मैं और मित्रों को भी जानता हूँ जो कि राइटिंग में अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत शुरू में जरूर होती है, लेकिन मेहनत तो हमारे हर प्रोफेशन में होती है, जैसे आप जानते ही हैं। तो डेफिनेटली मैं मित्रों से बोलूँगा कि राइटिंग एक प्रोफेशन की तरह से लिया जा सकता है। हाँ, उसके लिए आपको एक थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज सुधारने के लिए, अपना स्टाइल अपना डेवलप करने के लिए। उसके लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों से बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसको एज ए प्रोफेशन लिया जा सकता है। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपका था, तो हाँ, मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और आशा करते हैं कि जल्दी आपको उसके लिए भी खुशखबरी सुनाऊंगा मैं। तो ये एकता कपूर से इंस्पायर्ड है क्या आप? मतलब के से रखना है आपने, ए से रखना है? वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तीसरी बुक का नाम अभी तक जो मेरे दिमाग में आया वो भी ए से ही है, लेकिन वैसे मैं एक्चुअली एकता कपूर जी से बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं हूँ। चलिए, अब थोड़ा सा अर्पणा जी के पास आता हूँ और फिर आपके पास लौट के आता हूँ। अर्पणा जी, अब हमें ये बताएं चैप फाउंडेशन के बारे में, ये कैसे काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे नाम सुजेस्ट कर रहा है सिविक हेल्प, तो यहाँ मैं आप दोनों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि दोनों आप डिसेबिलिटी को लेके आपने कहा कि मैं इम्प्लीमेंटेशन पे काफी ध्यान देती हूँ और ये अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं, तो चैप में कोई डिसेबिलिटी वाला एंगल है जहाँ आपने उसको टच नहीं किया अभी? जी, नहीं, चैप में बिल्कुल डिसेबिलिटी का एंगल है, एंड जिसके बारे में मैं बात करूंगी। पहले मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि चैप क्या है। चैप हमने अक्सर अखबारों में या मम्मियों को बोलते हुए सुना होगा ना, गुड चैप, बैड चैप। तो बी अ गुड चैप, दैट इज, चैप एक ऐसी संस्था है जो हिमाचल के गाँव में दोस्त की तरह है और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, उन्हें एम्पावर कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं जब वहां पहुंची थी तो कोविड का इम्पैक्ट बहुत गहरा महसूस हुआ उधर, और उनके स्किल सेट के नाम पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है उनके पास, या तो हैंडीक्राफ्ट है या टूरिज्म है या फिर एग्रीकल्चर है, इसी पे इकोनॉमी साइड करती है। So, CHAP is an NGO which enables responsible tourism by empowering the local communities. And local communities में हमारे पास हैंडलूम वीवर्स आते हैं या हैंडीक्राफ्ट्समैन आते हैं, और उसी के साथ साथ होम स्टे के ओनर्स आते हैं, एंड यंग गर्ल्स के हम डिजिटल स्किलिंग करते हैं बाय डोनेटिंग लैपटॉप। तो अगर किसी के पास भी गुड कंडीशन सेकेंड हैंड लैपटॉप, तो प्लीज आपके माध्यम से हमें रीच आउट करें। एंड जो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जो पहले लैपटॉप्स हमने शोभलावाड़ा में 5 लैपटॉप्स डोनेट करे थे 5 लड़कियों को, अभी वो बच्चियां उस पे कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं, और कुछ जो लोकल ट्रैवल और टूरिज्म की जो कंपनीज हैं और होम स्टेज हैं, उन्हें विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं अपने घरों में ही बैठ करके, क्योंकि गांव के सेटअप पे बहुत ज्यादा औरतों को इधर उधर आने जाने नहीं देते हैं, परमिशन इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। तो हमारी यही प्रयास है कि उनकी परिस्थितियों के साथ चलकर एक दोस्त की तरह उनका हाथ में हाथ मिला करके उनकी प्रगति में कुछ योगदान दे। तो वी अपील टू एवरीवन टू बी अ रिस्पॉन्सिबल चैप एंड बी अ गुड वन। जहाँ तक डिसेबिलिटी की बात रही, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ होम स्टेज पे काम कर रहे हैं टू मेक देम
inclusive for blind people. और ब्लाइंड लोग और डिसेबल्ड लोगों के लिए हम ट्रैवल कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी मेक ट्रैवल more inclusive for the disabled people is something which is on our agenda and it is in work in progress. मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि संदीप भाई, आपने बताया आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, वहाँ भी आपने काफी काम किया और इंडिविजुअल लेवल पे भी आप काफी काम कर रहे हो, और अर्पणा जी भी काफी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी, इन्होंने एग्जाम्पल भी दी। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जहन में क्यों आया? वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी आपको, या ये वर्क डिफरेंट था, कैसे? पहले मैं जवाब देता हूँ इसका। कुछ हद तक दोनों बातें आपकी ठीक हैं। एक तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने में क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, जैसा आप समझ सकते हैं, जहाँ पे कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं इसको करता तो कुछ और तरह से करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं था, पूरी संतुष्टि मिल रही थी। लेकिन जब अपर्णा ने इसके बारे में बताया कि वहाँ पे इस तरह की चैलेंजेस हैं जिनके बारे में कोई अभी काम नहीं कर रहा है और हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, मतलब अपने साथ लेके आगे चल सकते हैं, तो मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, बिल्कुल हम इस बारे में काम कर सकते हैं। और जैसे अपर्णा ने बताया था, शोभला बाणा हमने एक फेस्टिवल किया था, तो उसमें वाकई में शामिल होकर बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह से वहाँ पे लोकल लोगों ने आगे बढ़कर उसमें सहयोग किया और टूरिस्ट भी उसमें आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में। आप समझ लीजिए करीब 250 प्रतियोगियों ने जो कॉम्पिटिशन अपर्णा जी ने बताए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, और मोर देन 700 विजिटर्स ने वहाँ पर आकर उसका आनंद उठाया। और उससे हमें लगा कि अगर हम इसमें पूरे पैशन के साथ काम करें तो उस कम्युनिटी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये कम्युनिटी सिर्फ एक बिगिनिंग है, तो हम चाहते हैं कि देश के सारे सुदूर गांवों में जाएं हम और वहाँ की लिविंग कंडीशन को सुधारें, लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन हो सकता है अपना सहयोग हम उसमें दें। और बाकी मैं चाहूंगा कि अपर्णा ऐड करें इसमें। और मैं सभी लिसनर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि शोभला बाणा एक ऐसा शो था जिसने मोटिवेट किया संदीप जी को इंडिपेंडेंटली कई सालों बाद अपने आप से आने के लिए। दिल्ली से 14 घंटे की जर्नी है, आसान नहीं है, लेकिन वो फिर भी आए। मतलब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू संदीप जी, थैंक यू सो मच। जब मैं उधर पहुंची थी, मुझे याद है मनाली और नग्गर, वहां पर स्नोफॉल हो रही थी। और स्नोफॉल हो रही थी तो मेरे मन में अक्सर आता था कि अगर मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ तो और कोई डिसेबल्ड क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर सकता। तो ऐसी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस मेरे ध्यान में नहीं है जो कि इंक्लूसिविटी फॉर द ब्लाइंड इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल काम करती। तो दैट इज व्हाई वी वांटेड टू हैव आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट what others are not doing, जो और नहीं कर रहे, हम वो ऐसा कुछ करना चाहते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि अपनी ही संस्था होनी चाहिए। जी अपर्णा जी, क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने? क्योंकि अभी तो आपने एक गांव के बारे में बताया और काफी गांव की ये कहानी है। क्या वॉलंटियर ढूंढने में जब फंडिंग एक इशू है, किस तरह के चैलेंजेस हैं आपके सामने इसको बड़े स्तर पे ले जाने के लिए? आपने तो बिल्कुल दुखती रगी समझ ली दानिश जी। हमें वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है और फंडिंग की डेफिनेटली। हमारी एक लेग है हैंडीक्राफ्ट की, जिसमें हम लगभग 10 आर्टिशियंस को एवरी मंथ के बेसिस पे एम्प्लॉय करते हैं। तो वी नीड सेल्स आल्सो टू सस्टेन, और कि हम उन्हें रोजगार दे पाए महीने के स्तर पे। उसके लिए हमें सेल्स भी चाहिए। हम कई प्रकार के खिलौने बनाते हैं। क्रोशिया शायद जो शहरों में लुप्त होता जा रहा है आर्ट फॉर्म, हमारी दादी नानी करती थी, वो औरतें अपनी नानी दादी से सीखी बैठी हैं या फिर मम्मी चाची बहनों से। एक वो चीज है जो उन्हें बहुत अच्छे से आती है। तो हम उन्हें क्या करते हैं कि मॉडर्न डे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में हम उतार देते हैं। तो खिलौनों के साथ साथ जिसमें आप, जैसे अभी हमारी क्रिसमस कलेक्शन है, उसमें स्नोमैन्स हैं, सैंटाज हैं, रेनडियर्स हैं, और क्रोशिया का जू ही समझ लीजिए वो भी है। चाहे आप शेर की बात करें, हाथी की बात करें, जिराफ की बात करें, आपको पूरा का पूरा क्रोशिया जू मिल जाएगा। और तो हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे लिसनर्स को, सभी सपोर्टर्स को, कि ज्यादा से ज्यादा
क्रोशिया के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अलग कैसे हैं। एक तो ये हाथ के बनाए हुए हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा प्यार झलकता है। आप जब इन्हें देखेंगे, महसूस करेंगे, और ये आपके बच्चे के लिए सेफ भी हैं देन दोज चाइनीज प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज्यादा फर लगा हुआ है। एंड हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत अफोर्डेबल है। हम चाहते हैं कि आर्टिशियन को भी बेनिफिट जाए और जो यूजर है उसको भी एक ऑल्टरनेटिव माध्यम मिले फॉर स्विचिंग टू अ गुड प्रोडक्ट विच इज मेड इन इंडिया। Great. I love this fact, Sandeep bhai, about this organization is most of the time when we are disabled, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें लोगों का एटीट्यूड बदलना है, इंक्लूसिविटी लानी है, तो हमें दूसरे एरियाज में भी काम करना पड़ेगा अपने साथ साथ, चाहे वो सिविक हेल्प हो, चाहे वो गरीब लोगों की एजुकेशन हो जी। तो उससे लोग आपका प्रोस्पेक्टिव समझते हैं, आपको समझते हैं। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी विजन क्या है अब इसको लेके? दानिश भाई, इसको विजन बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। जैसे आपने एजुकेशन की बात की, तो शुक्ला बाणा के दौरान हमने 6 बच्चों को लैपटॉप्स गिफ्ट किए थे, जिससे कि उनकी एजुकेशन शहर के बच्चों के बराबर आ सके धीरे धीरे। और अपर्णा वहाँ पे टूरिस्ट कम्युनिटी के साथ काम करती हैं और उन बच्चों के डिजिटल एजुकेशन पे भी उनके लिए क्लासेस लगवाती हैं। तो हमारे विजन में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऐसा, जैसा कि अपर्णा ने बताया, कि वो एक ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें लोकल कम्युनिटीज की लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाना है हर तरह से, जिसमें लाइवलीहुड भी इंक्लूडेड है, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन है, जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और इसके साथ ही जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको एक जेन्युइन एक्सपीरियंस देना उस जगह का, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर, हर तरह से। तो अभी हमारा जो मेन फोकस फिलहाल हमने लिया हुआ है दैट इज वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन। तो हम, जैसे अपर्णा ने बताया कि अभी हमने करीब 10 फीमेल आर्टिजन्स को साथ लिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि नंबर हम और बढ़ाते रहें, जिससे कि उनको घर बैठे एक अच्छी इनकम मिलती रहे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स तो इम्प्रूव हो ही, साथ में उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे। और इसी तरह से बच्चों को एक समान एजुकेशन उस तरह की जो कि शहरों में मिलती है, उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम इसीलिए अपने साथियों से भी ये अनुरोध करते हैं कि उनको जहाँ भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स हासिल हो सकें वो हमें वो दें वहाँ से, जिससे कि हम इन बच्चों के साथ बांट सकें उन्हें। वो चाइल्ड एजुकेशन और वीमेन एम्पावरमेंट फिलहाल हम लेके चल रहे हैं, लेकिन और डिटेल में बात करेंगे पढ़ना इसकी। जी दानिश, आपने जैसे विजन की बात करी, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि हम अभी एक स्कूल विजन करते हैं। मैंने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करी थी वहाँ पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है टूरिज्म पे कितनी ज्यादा रिलाई करती है। वो जो टूरिज्म से सर्विस सेंटर्स जो हैं, चाहे होम स्टेज हो गए, चाहे रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरिया है ट्रेन्ड स्टाफ। क्योंकि स्टाफ को आता है, उसके 3-4 महीने जो सीजन के होते हैं उसके आसपास आते हैं, उस ट्रेनिंग पीरियड में ही चले जाते हैं, तो ओनर पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस स्कूल के माध्यम से हम एक अंडर प्रिविलेज लड़कियों के लिए एक कोर्स ऑफर करें, जिसमें उनको हर तरह की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, विद ऑन साइट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो वहाँ पर मेहमान भी होंगे लेकिन पढ़ाई भी हो रही होगी। जैसे उन्हें वहाँ पर लैंग्वेज सिखाई जाएगी, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, तो अगर उन्हें जर्मन और रशियन आती होगी, थोड़ी बहुत ही आती हो चाहे टूटी फूटी, तो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थोड़ी सी अकाउंटेंसी आती हो, मोमोज बनाने आती हो, या फिर इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाना आता हो, छोटी छोटी टपरियां अपनी लगा सकती हैं। तो फिर माइक्रो और नैनो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर ऐसे ट्रेनिंग हमारी सक्सेसफुल रही तो हम आशा कर सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड बेटर हो जाएंगे। अगर स्टाफ ट्रेंड होगा
ट्रेन स्टाफ होगा तो यूजर का एटीट्यूड बेटर हो जाएगा, यूजर का एटीट्यूड बेटर होगा तो स्टाफ भी मोटिवेटेड रहेगा। जी संदीप भाई, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने कहा कि डिसेबिलिटी में आप ट्रैवल को इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्योंकि चैप से वो आपके जो चैप के प्रोजेक्ट्स है वो बहुत क्लियर हैं, चाइल्ड एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना है, एजुकेशन से जोड़ना है, तो क्या ट्रैवल के ऊपर अभी तक आपने कुछ किया है और कैसे इंक्लूसिव ट्रैवल पर क्या प्लान्स है, कैसे आप इसको करने वाले हैं? दानिश भाई, इसमें हमारे साथ एक और महान भाव जुड़े हुए हैं जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, तो उनके साथ मिलकर हम एक बहुत बड़े लेवल पे प्लान कर रहे हैं। जैसे कि तो अपर्णा जी ने बताया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम किस तरह से बेहतर बनाए और उसके माध्यम से किस तरह से हम अच्छा रोजगार दे सके वहाँ के लोकल। मैं डिसेबल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि तो उसका अगला चरण हमारा ये होगा कि एक तो वहाँ की जो लेट्स से कि जो होटल्स और होम स्टेज हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी फैसिलिटीज को पूरी तरह से डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। क्योंकि पहाड़ों पे जैसे आप देखें अगर, तो पहाड़ों पे बहुत दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ स्लोप्स, और क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो एक डिफरेंट टाइप से बनी होती है, कई बार डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है। हम उसमें थोड़ा काम कर रहे हैं, प्लस हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू सम ट्रैवल एजेंसीज, और हम उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं इस बारे में कि डिसेबल्ड लोगों के टूर्स कैसे अरेंज कर सकते हैं उनके साथ में, जिससे कि वो उनके लिए सेफ भी रहें और बहुत फुलफिलिंग हो। हमने आपने सॉरी हाँ बोलिए। हाँ, ये एक या दो या सिर्फ चैप का प्रयास नहीं है, ना एक गांव लगेगा ना एक शहर लगेगा, इसमें आप में और अब पूरा हिंदुस्तान लगेगा ये सारे सपने साकार करने में, सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने में। जी बिल्कुल। तो क्या रहेंगे आपके क्लोजिंग कमेंट संदीप भाई? एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ लिसनर से कि प्रिंट वर्जन अरुषि सूर्य की पहली किरण अवेलेबल है अमेज़न पे भी, और एक और लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो नॉन डिसेबल्ड है उनको कहें कि ये किताब पढ़ें, ये किताब उनका नजरिया चेंज कर सकता है। हो सकता है कि वो इस एरिया में वो भी आए और जो उनके आसपास अगर कोई डिसेबल्ड है तो उनके लिए भी वो कुछ कर सके। संदीप भाई, योर फाइनल कमेंट्स। काफी हद तक तो दानिश भाई आपने बिल्कुल मेरी मन की बात कह दी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं इस किताब को और इसके पहले वाली किताब लिखने का भी मेरा मकसद यही था कि समाज और डिसेबल्ड कम्युनिटी के बीच में एक डायरेक्ट डायलॉग स्टैब्लिश हो सके, जिससे कि एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है वो कम हो सके और साथ मिलकर काम करने की जज्बा बढ़े। ये बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना कभी कम ना होने दें। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से आगे बढ़कर ही हम असली विजेता बनते हैं, विनर बनते हैं। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे आह्वान है कि आगे बढ़ें और आप में जो प्रतिभा है उसको निखारने की पूरी कोशिश करें। जी शुक्रिया। अर्पणा जी, कैसे चैप से जुड़ सकते हैं हमारे लिसनर्स? थोड़ी डिटेल शेयर करें और आपकी क्लोजिंग कमेंट। जी, तो चैप से जुड़ने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल चैप फाउंडेशन पर हमें मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.chapfoundation.org। एंड और हमारा काम देखने के हमारा लिंक्डइन और यूट्यूब भी चैप फाउंडेशन के नाम से आप हमें पाएंगे। मैं आपके लिसनर्स से यही कहूंगी कि बी अ गुड चैप, बी अ रिस्पॉन्सिबल वन। अंधेरों को आंखों तक सीमित ना रखें, अंधेरों को आंखों तक सीमित ना रखें, और लहरों को पानी तक सीमित ना रखें। ये जो डिसेबिलिटी है ये हमें भी कभी आ सकती है। तो दोस्तों, इससे पहले हम भी उसी कश्ती में हो जाए कि हम आइसोलेटेड हो जाए, बेटर है कि हम सोसाइटी को इंक्लूसिव बना लें, थोड़े सेंसिटिव हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें, थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअलिटी जगाएं और एक दूसरे का हाथ बटाते रहें इन मेकिंग लाइफ अ ब्यूटीफुल प्लेस। जी बिल्कुल। दानिश भाई, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी कि हम अपना अगला शुभला पढ़ना इस अप्रैल में फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे और आप सब बहुत साधारण आमंत्रित हैं उसमें आने के, उसका हिस्सा बनने के लिए। मेरे ख्याल से हम सबको बड़ा मजा आएगा। मैं आपको सूचित करूंगा उसके डेट्स के बारे में। डेफिनेटली।
और जरूर हमारे हैंडीक्राफ्ट देखिएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, आपको क्रोशे जू बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी बर्थडे पार्टी या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, किसी भी तरह के फेस्टिवल या फिर सीजनल प्रोडक्ट्स, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, हम किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच हमारे लिसनर से बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दानिश भाई। तो आज हमने बात की संदीप जी से और अर्पणा जी से, जिन्होंने हमें चेफ फाउंडेशन और किताब अरुषि सूर्य की पहली किरण के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये शो बहुत पसंद आएगा, आपको प्रेरित करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, इस किताब को और लोगों तक पहुंचाएंगे। अगले सप्ताह होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइफ। बाय बाय। Travel opens your heart, broadens your mind, and fills your life with stories to tell. Come and catch a new story at Purple Fest in Panaji, Goa from 6th to 8th of Jan 2023. I am all set. Are you ready to? Hurry! Last date of registration is 20th December 2022. Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Fun-full activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up! Register now! दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559।